गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 सब्जेक्ट हमारा साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था 4th ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में हमने बात की थी कि ऊष्मा का स्थानांतरण हम देख रहे थे। स्थानांतरण में हमने फर्स्ट मेथड देखा था चालन, सेकंड संवहन और थर्ड है विकिरण। चालन के बारे में हमने बात की कि जब भी हम किसी धातु या किसी ठोस वस्तु को जब गर्म कर रहे हैं, धातु जैसे कि लोहा है, तांबा है, पीतल है, तो उसमें गर्म सिरे से ऊष्मा ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती रहती है। इसमें इन दोनों ऊष्मा के स्थानांतरण की मेथड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर हमने बात की थी संवहन। संवहन में हमने आपको बताया कि जैसे आप एक बर्तन में यहाँ क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। ये पानी है और ये क्या है, बर्नर। जब आप यहाँ पानी गर्म कर रहे हैं तो गर्म पानी या जो गर्म कण हो गए हैं वो क्या होंगे, ऊपर की ओर उठते हैं। तो जैसे यहाँ से जो पानी का कण है गर्म होता जाएगा, वो ऊपर की ओर उठता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से कण क्या है ऊपर उठेंगे, उस गर्म कण के ऊपर जाते उसका स्थान क्या होंगे, ठंडे कण आकर ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जब तक सारा पानी गर्म नहीं होगा उसमें इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्म कण हैं वो हमेशा ऊपर की ओर उठते हैं। तो इस प्रकार गर्म जल है ऊपर उठता है और ठंडा जल है उसका स्थान ले लेता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, संवहन। संवहन और चालन दोनों प्रोसेस के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हमने बात की थी चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में। चालक में हमने एग्जाम्पल देखे थे धातुओं के बारे में, और कुचालक में हमने क्या देखा था, लकड़ी है, कांच है और प्लास्टिक है। आज हम नेक्स्ट मेथड है विकिरण। विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी मेथड है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और सूर्य से हमें ऊष्मा यानी हमें का मतलब है पृथ्वी तक ऊष्मा किस माध्यम से पहुंचती है, विकिरण द्वारा पहुंचती है। हमारी बॉडी, हमारा शरीर भी ऊष्मा का स्थानांतरण बाहर परिवेश या पर्यावरण के साथ जो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है वह भी कौन सा संवहन का माध्यम होता है, विकिरण ही होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण का कौन सा माध्यम होता है, विकिरण। कि हमारी बॉडी परिवेश के साथ ऊष्मा को ग्रहण करती है या ऊष्मा को त्यागती है, कौन से माध्यम, किस मेथड के द्वारा, विकिरण के द्वारा। और हम देखते हैं कि सर्दियों में हम हीटर या मतलब हीटर लगाते हैं, और तो हीटर से जो हमें ऊष्मा, हमारी बॉडी को जो ताप मिलता है, ऊष्मा मिलती है, वो भी कौन से माध्यम से मिलती है, विकिरण के द्वारा मिलती है। तो ये हमारे पास हो गए ऊष्मा के स्थानांतरण के मेथड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के। अगर हम गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमें अधिक गर्मी लगती है। तो आपने सुना होगा कि आपके घरों में आपकी माँ और अन्य आपको मतलब बार बार ऐसा सुझाव दिया जाता है कि हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसके पीछे बच्चों क्या लॉजिक होता है कि गहरे रंग के वस्त्र हैं, गहरे रंग के वस्त्र क्या करते हैं, ऊष्मा को बहुत अधिक अवशोषित करते हैं, और जब बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं तो हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। इसीलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, हल्के रंग के और सूती वस्त्र पहनते हैं, हल्के रंग के और सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र क्या करते हैं, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, और जब ऊष्मा अधिक अवशोषित होती है तो हमें अधिक गर्मी का अनुभव होता है। सर्दियों में क्या करते हैं, गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। सर्दियों में हमें क्या है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो हमारे अगर गहरे रंग के वस्त्र होंगे तो ऊष्मा अगर अवशोषित होगी तो हमें सर्दी का अनुभव कम होगा। तो ये लॉजिक है कि गर्मियों में हल्के और सूती वस्त्र पहनने चाहिए और सर्दियों में गहरे रंग के और ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं कि ऊनी वस्त्र क्या करते हैं कि बाहर वातावरण की जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करते हैं, वातावरण के साथ रखने की कोशिश करते हैं और हमें अधिक सर्दी का अनुभव होने नहीं देते हैं। तो ये यहाँ दो लॉजिक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। तो बच्चों आप अपना होमवर्क साथ साथ कंप्लीट कीजिए और लर्न भी आप कीजिए, लर्निंग भी आपको करनी है। अगर हमारा विद्यालय में संपर्क जल्दी नहीं होगा तो हम इसी तरह से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपका टेस्ट भी अरेंज करवाएंगे। तो आपको जितना जितना प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस करवा दिया है, आप साथ साथ रिवीजन भी कीजिए। आपको कम से कम 4 से 5 घंटे घरों में पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ छोटी छोटी 2 परिभाषाएं और हैं। एक तो होता है समुद्र समीर और एक होता है थल समीर। समुद्र की ओर से बहने वाली वायु, समुद्र की ओर से यानी स्थल की ओर, समुद्र की ओर से स्थल की ओर बहने वाली वायु या पवन क्या कहलाती है? समुद्र समीर। ये प्रोसेस कब होगी कि दिन के समय में जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है उस समय क्या होता है कि स्थल है वो क्या है, जल की अपेक्षा जल्दी ही गर्म हो जाता है। समुद्र समीर में क्या है बच्चों, समुद्र की ओर से हवा पवन कहाँ चलती है? स्थल की ओर। तो होती कब है ये प्रोसेस कि दिन के समय में जब सूर्य का ताप अधिक होता है तो स्थल क्या है, जल की अपेक्षा जल्दी क्या है, गर्म हो जाता है। तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु वहाँ तक पहुँचती है। तो यह प्रोसेस या यह पवन क्या कहलाती है? समुद्र समीर। इसी प्रकार जो तटीय इलाके या समुद्री इलाके के आसपास रहने वाले लोग हैं वो अपने भवनों की खिड़कियों को इसी प्रकार वायु का मतलब ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए अपने भवनों की जो खिड़कियां हैं वो समुद्र की ओर से आने वाली पवन की दिशा की ओर बनाते हैं। तो क्लियर है समुद्र समीर क्या हुआ कि समुद्र से आने वाली ठंडी वायु को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। फिर है थल समीर। थल समीर में क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा कि रात के समय में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। तो अब वायु कहाँ से चलेगी? थल से या स्थल से कहाँ तक चलती है? समुद्र की ओर। तो ये क्या कहलाती है? थल समीर। समीर का मीन क्या होता है? हवा पवन या वायु। तो यहाँ अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, साथ साथ याद भी कीजिए। आप अगर हमारा विद्यालय में संपर्क जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम इसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हम आपके टेस्ट भी अरेंज करवाएंगे। थैंक यू।